नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे घटना चक्र के पीईटी का मॉडल पेपर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो लोग भी नए हों वो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। पुरंदर का अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला। ऋग्वेद में 250 सूक्तों में इंद्र का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए, इंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अगर अशोक के अभिलेख की बात करें तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा ए, जेम्स प्रिंसेप। अगर कोई आपसे पूछे कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को किस सन में पढ़ा था तो आप उत्तर दीजिएगा 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अगर हम गुप्त साम्राज्य की बात करें तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है और चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया था। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। अगर दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला की बात करें तो वह महिला थी रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान की बात करें तो रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। रजिया जो सुल्तान थी यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा बी, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? धन निष्कासन का विरोध की अगर बात करें तो धन निष्कासन का सबसे पहले विरोध दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में दादा भाई नौरोजी नहीं दिया गया है। अगर आप कहीं पे भी ऐसा प्रश्न पूछे कि धन निष्कासन का विरोध किसने किया था तो आप उत्तर दीजिएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? अगर सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू को वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो 1925 में बनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर सही होगा बी, कहाँ के अधिवेशन में बनाया था? तो कानपुर के अधिवेशन में बनाया गया था। सरोजिनी नायडू को कानपुर के अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था 1925 ईस्वी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं,
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अगर महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के विषय में बात करें तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं। कहने का अर्थ है कि घटनाक्रम जो हुआ है इनका सही क्रम कौन सा है? बंगाल विभाजन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड। तो जैसा कल की वीडियो में हमको बताए थे कि जो बंगाल विभाजन हुआ था वह हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह 1919 में हुआ था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 1917 में। बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। खेड़ा आंदोलन 1918 में। चंपारण आंदोलन 1917 में। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? यह हुआ था 1919 में। अगर हम लोग क्रम की बात करें तो यहाँ पे कौन सा क्रम सही होगा? यहाँ पे क्रम सही होगा आपका ए। ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। किस सन में दिया था? 1939 में। और एक बात, अगर सुभाष चंद्र के बारे में बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। अगर कोई आपसे पूछे कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया तो 1939 में दिया। अगर कोई आपसे पूछे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी तो यह 1939 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। प्रश्न चाहे जिधर से आपको घुमा के पूछे आपको उत्तर सही देना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे ऑप्शन सी बन जाएगा 1939। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? अगर भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था तो यह दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है? एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्जे नदी। कौन सी नदी है? यांगत्जे नदी। ऑप्शन ए सही होगा। यह नदी चीन में प्रवाहित होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पर्वत, महाद्वीप। हिमालय कहाँ पे है? हिमालय जो है आपका एशिया में है। कहाँ पे है? एशिया में। एंडीज कहाँ है? एंडीज है आपका दक्षिण अमेरिका में। रॉकी पर्वत कहाँ पे है? रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा हमारा ऑप्शन बी सही होगा। हिमालय एशिया में, एंडीज दक्षिण अमेरिका में, रॉकी उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन बी सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कोयला भंडार के मामले में
2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान है? भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? अगर कोयले भंडार की बात करें 2020 के अंत तक, तो भारत का जो स्थान है वह स्थान है 5वां। ऑप्शन ए सही होगा। 2020 के अंत तक भारत कोयला भंडार के मामले में 5वें स्थान पे है, जबकि कोयला भंडार के मामले में पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे आपका रूस है, तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, चौथे स्थान पे आपका चीन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? पूर्व का एथेंस के विषय में बात करें तो भारत के मदुरै शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। यह शहर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। पूर्व का एथेंस किसे कहा जाता है? मदुरै कहा जाना जाता है। मदुरै कहाँ है? यह तमिलनाडु का एक राज्य है, तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधीनगर की राजधानी है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि गांधीनगर की राजधानी किसकी राजधानी है? तो गांधीनगर जो है यह गुजरात की राजधानी है। ऑप्शन सी सही है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? भारत में पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह जिम्मेदारी योजना आयोग को सौंपी गई थी कि योजना आयोग भारत में पंचवर्षीय योजना को बनाएगी। तो यहाँ ऑप्शन बनेगा सी सही, योजना आयोग। आपको बता दें कि जो योजना आयोग है यह एक संविधानेतर निकाय है, अर्थात योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। कहीं पर भी संविधान में योजना आयोग का उल्लेख नहीं है। योजना आयोग के विषय में ये भी जानते रहिए कि इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? अगर बैंकों का बैंक की बात करें तो इससे किसे कहा जाता है? तो आरबीआई कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। रिजर्व बैंक को सरकार का बैंकर कहा जाता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है कि अगर सरकार को कभी कर्ज लेने की ज़रूरत होती है तो वह सीधा आरबीआई से कर्ज लेती है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। सेज का पूर्ण रूप क्या है? सेज का पूर्ण रूप होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही बनेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आइए अगला प्रश्न है। हरित क्रांति की सफलता में इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? हरित क्रांति की सफलता में इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? हरित क्रांति की अगर बात करें तो हरित क्रांति की सफलता निम्न पर निर्भर थी। जैसे आपका सिंचाई की सुविधा, बीजों के उच्च पैदावार किस्म, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक पर निर्भर थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हरित क्रांति की जो सफलता थी वह सिंचाई की सुविधा पर निर्भर थी,
बीजों के उच्च पैदावार की किस्म पर निर्भर थी, रासायनिक उर्वरक पर निर्भर थी एवं कीटनाशक पर निर्भर थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा डी, उपर्युक्त में सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? अगर बैंकिंग क्षेत्र में CBS का पूर्ण रूप देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होगा आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इसमें जो C का पूर्ण रूप होगा वह है कोर। क्या है? कोर। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में एक न्यायिक पुनरावलोकन और एक न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान और मौलिक अधिकार, ये तीनों आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर कोई आपसे पूछे कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है तो आप जवाब दीजिएगा अमेरिका के संविधान से। अगर आपसे कोई पूछे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है तो आप जवाब दीजिएगा कि अमेरिका के संविधान से। अगर कोई आपसे पूछे मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा अमेरिका के संविधान से। यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ए, अमेरिकी संविधान। अगला प्रश्न है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? अगर हम लोग धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? अगर हम लोग मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में समता का अधिकार प्रदान किया गया है। 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 15 में यह बताया गया है कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर विभेद नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बनेगा, कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा, समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दिया गया है मौलिक अधिकार भाग 3 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह होता है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। ऑप्शन डी सही बनेगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। साथियों, चैनल से जितने लोग भी जुड़े हों, वीडियो से जितने लोग भी जुड़े हों, और प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर ज़रूर करें और चैनल को अधिक से अधिक जरूर सब्सक्राइब करें और जिससे आप लोगों के पास अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो यह कौन सा अनुच्छेद है? अगर हम लोग भारतीय संविधान में राज्यों के राज्यपालों की बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बनेगा ए 153 में बताया गया है
कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 में बताया गया है कि राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन ए सही बनेगा, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 क नगर पालिकाएं जोड़ा था? अगर हम लोग भाग 9 क की बात करें तो भारत के संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया था। भारत के संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया था, जो कि नगर पालिका से संबंधित था। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ए 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम यह 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, समय की एसआई इकाई क्या है? समय की एसआई इकाई क्या है? तो यह क्या है? यह है सेकेंड। ऑप्शन डी सही बनेगा, ऑप्शन डी सही है। समय की एसआई इकाई क्या है? सेकेंड है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो होता है वह तांबे और टीन को मिलाकर बनाया जाता है, या आप कह सकते हैं कांसा जो होता है तांबा एवं टीन की मिश्र धातु है। तांबा और टीन की मिश्र धातु है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ए तांबा और टीन। अगर कोई आपसे पूछे पीतल किसकी मिश्र धातु है तो आप जवाब देंगे जो पीतल बनता है तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? आवर्त सारणी की बात करें तो यह सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? मेंडलीव के द्वारा दी गई थी। सर्वप्रथम आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? मेंडलीव ने किया था। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही होगा। मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम होता है जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसके कहा जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को लयनकाय भी कोशिका कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। लाइसोसोम को लयनकाय कोशिका भी कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कौन सी टाइलिन जो एंजाइम होता है वह लार में पाया जाता है। ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तरुण का विलोम है। तरुण शब्द का विलोम होता है वृद्ध। ऑप्शन सी सही है। तरुण शब्द का विलोम होता है वृद्ध। अबला शब्द का विलोम होता है सबला। अगला प्रश्न देखते हैं, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। एक शब्द, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है असूर्यपस्या। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह है पीयूष। ऑप्शन सी सही है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है पीयूष। जो पीयूष शब्द है आपका, पीयूष शब्द अमृत शब्द का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? शेर को सवा शेर लोकोक्ति का अर्थ होता है एक से बढ़कर दूसरा। ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं? सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता, ये दोनों धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं। धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं। यहाँ पे ऑप्शन बनेगा डी। ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता, ये दोनों धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित है, तो ध्यान से देखिए। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो ऑप्शन आपका सही होगा डी, नागालैंड। नागालैंड। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश के द्वारा की गई थी? तो हमारा ऑप्शन सही बनेगा बी, श्रीलंका के द्वारा वर्चुअल मेजबानी की गई थी। नेक्स्ट है, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अगर हम नए एनआईए एजेंसी के महानिदेशक की बात करें तो वह है दिनकर गुप्ता। दिनकर गुप्ता जी वर्ष 1987 बैच के पंजाब कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं। कौन है? पंजाब कैडर के एक आईपीएस अधिकारी हैं। यहाँ ऑप्शन बनेगा सही सी, दिनकर गुप्ता। अगला प्रश्न है, जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी? कौन सी छात्रा है वह? वह है आपकी, कौन है? कमेंट करके बताइए वह कौन सी छात्रा है जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? तो वह है आपके सनक ढाका जी। कौन है? सनक ढाका। ऑप्शन ए सही है। लड़कियों की कैटेगरी में वह टॉप रैंक पे हैं। अगर सब मिला के ओवरऑल देखेंगे तो इनका स्थान 10वें नंबर पे था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न है, जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई? यह चलाई गई है आपके कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। ऑप्शन बी सही है। भारत गौरव योजना के तहत अगर हम बात करें तो देश की पहली जो निजी ट्रेन चलाई गई है वह कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के बीच चलाई गई है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत
100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। तो कौन सा वह जिला बन गया है? तो वह है आपका सांबा। कौन है? सांबा है। ऑप्शन आपका ए सही बनेगा, सांबा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, हैदराबाद। हैदराबाद लगातार दूसरी बार विश्व शहर के ट्री सिटी का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो इस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। ऑप्शन सी सही होगा, अग्निपथ योजना। इस योजना में भर्ती होने की उम्र जो है वह सबसे कम उम्र 17.5 वर्ष है और अधिक से अधिक 23 वर्ष की युवा जो होते हैं, छात्र हैं या युवा हैं, वह इसके पात्र होंगे, अग्निपथ योजना के योग्य होंगे। अगला प्रश्न है, जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने को निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? वह पहला देश है आपका कनाडा। ऑप्शन ए सही। कनाडा ने प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि लोगों को तंबाकू की जो लत है उसे मुक्त कराना। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बगदाद की राजधानी है। बगदाद की राजधानी है। बगदाद जो है वह इराक की राजधानी है। यहाँ पे ऑप्शन बनेगा ए सही, बगदाद इराक की राजधानी है। अगला प्रश्न है, देखते हैं, चेराव का लोक नृत्य है। बताना है चेराव कहाँ का लोक नृत्य है। चेराव की अगर बात करें तो चेराव जो है आपका यह मिजोरम का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। चेराव को बम्बू नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ऑप्शन बनेगा ए, चेराव मिजोरम का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान से लगती हैं? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? अगर हम लोग भूटान के साथ सीमा साझा करने की बात करें तो भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में आपका पहला है सिक्किम, दूसरा असम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल। तो सब मिला के 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, भूटान के साथ आपका सीमा साझा करने वाले राज्य हैं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, 4 राज्य हैं। ऑप्शन ए सही बनेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? यह संस्थान पुणे में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन बनेगा डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगर कोई आपसे पूछे
कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप बताइएगा सरोजिनी नायडू को। किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? विश्व व्यापार संगठन WTO की सदस्य संख्या जो है वह 164 है, 164 है। यहाँ ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न है, फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? यहाँ पे हमारा ऑप्शन बनेगा मैरियाना बियाजोवस्का। ऑप्शन डी है। मैरियाना बियाजोवस्का जो है यह यूक्रेन की हैं। कहाँ की हैं? यूक्रेन की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन हैं? पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के जो लेखक हैं वह हैं राम बहादुर राय। यहाँ पे ऑप्शन बनेगा सी, राम बहादुर राय। अगला प्रश्न है, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता? हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी, मुंबई। ऑप्शन बी, मुंबई होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो पर्यावरण दिवस होता है यह 5 जून को मनाया जाता है। कितने जून को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और सुनिए, वर्ष 2022 में इस दिवस का जो मुख्य थीम था वह था केवल एक पृथ्वी। क्या थीम इसका? केवल एक पृथ्वी। वही इसका केंद्रीय विषय प्रकृति के साथ सद्भाव में स्थायी रूप से रहना इसका थीम है। तो साथियों, आज के इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो मॉडल पेपर सेकंड है इसमें आप लोगों का कितना प्रश्न सही हो रहा है, कितना आप लोग गलत कर रहे हैं। अगर कोई भी प्रश्न आपको न समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। आप कमेंट करेंगे, आपका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। कोई भी प्रश्न हो जो आपको न समझ में आए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद।